जंक्शन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। एक बार और हम करंट अफेयर्स की सीरीज में नए अंक के साथ में फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जो टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं उसको हमारी ये कोशिश ये रहती है कि व्हाटएवर वी टीच यू, जो भी हम आपको बताएं, एक तो उसका इस्तेमाल आप अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कर पाएं। दूसरा, आप मेंस के एग्जामिनेशन में किसी भी टॉपिक में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक्सपेंड करने में, यानी उस क्वेश्चन के डायमेंशंस को और डाइवर्सिफाई करने में आपको मदद मिल सकती है। इसी तरीके से आपको जो है इंटरव्यू के मार्क्स भी काफ़ी, या इंटरव्यू में अपना ओपिनियन बनाने के लिए भी काफ़ी मदद मिलती है। एक और चीज़ इससे होती है कि यू बिकम अ बेटर इन्फॉर्म्ड पर्सन, एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। पहली बात हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम के बारे में। इसकी 23वीं जो किस्त है वह आज जारी करने के बारे में बात कही जा रही है, जिसके करीबन 9.4 करोड़ जो कस्टमर्स हैं उनको 18,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस स्कीम की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, कब ये आई, डायरेक्ट ट्रांसफर्स का इसमें क्या बड़ा रोल है, और ये जो है स्कीम किस तरीके से कार्य कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें इसमें मिलता क्या है। यानी जो किसान हैं उनको प्रति साल 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की किस्त, 6,000 रुपीज़ टोटल मिलता है। अगर किसी भी स्टेट के द्वारा उसमें कुछ भी ऐड ऑन किया गया है, तो फिर वो एक्स्ट्रा मिलता है। यानी मान लो कोई भी स्टेट अगर 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने के बारे में बात कर रहा है, तो देन 2,000 रुपीज़ विल बी ऑन टॉप ऑफ 6,000 रुपीज़ व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना जो है वह डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। इसका थोड़ा-सा आपको एंगल समझना होगा। जब भी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी फार्मर्स को सपोर्ट करती है, तो उसका डायरेक्ट और जो है इनकम सपोर्ट के तौर पर उसको देखा जाता है। जहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम अगर सब्सिडाइज़ करते हैं, तो सब्सिडाइज़ करने में डब्ल्यूटीओ की जो भी मतलब सब वो वहाँ पर जो सब्सिडीज़ के लिए जो पैरामीटर्स हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि डब्ल्यूटीओ में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि 10% से ज़्यादा आप जो भी उसकी लागत है, उससे ज़्यादा सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हैं, वो डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन की जो लिमिट है, उसकी श्रेणी में नहीं आते। और इसके कारण जो भी सपोर्ट किसानों को मिलता है, अब मान लो 6,000 रुपीज़ ही मिल रहा है, हम वो भी नहीं सोच रहे कि भाई स्टेट्स में क्या मिल रहा होगा, तो मान के चलिए कि वो 6,000 रुपीज़ जो हैं उन किसानों को अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, कोई छोटा-मोटा बीज खरीदने के लिए इत्यादि के काम आ सकते हैं। यानी कोई भी मिला हुआ क्रेडिट का सपोर्ट इस प्रकार से किसानों को सीधा हेल्प कर सकता है। इसकी जो शुरुआत थी वह इंटीरियम यूनियन बजट जो 1 फरवरी 2019 को जो पेश किया गया, उसके दौरान जो है वित्त मंत्री उस समय के पीयूष गोयल साहब ने यह जो है वो स्टार्ट करी थी। इस स्कीम को तेलंगाना की रायतु बंधु जो स्कीम थी उसके मॉडल पर विकसित किया गया, जहां पर जो भी किसान इसके लिए एलिजिबल होते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। जब हम बात करते हैं यहीं से थोड़ा-सा आप ये भी सीख सकते हैं कि डीबीटी की जो स्कीम है यहाँ पे, यानी जहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम्स में उनके लिए खाते खोले और वहाँ पर हमने आधार और मोबाइल को जोड़ करके जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जो पैसा वेलफेयर का, या जो भी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के लिए जो पैसा उनको सीधा अकाउंट में पहुँचाया, उस स्कीम को हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये था कि जो भी लीकेजेस सिस्टम में हुआ करते थे, देयर वाज अ टाइम व्हेन द लीकेजेस यूज्ड टू बी क्लोज टू 80% ऑफ द अमाउंट दैट वाज बीइंग सेंट बाय द मिनिस्ट्रीज, और जब तक वो पहुंचते थे उसका 20 पैसा 15 पैसे के आसपास ही जो है उस अमाउंट का, या 50 पैसा ही जो है वो पहुंच पाता था। तो उस समस्या को जो है निदान करने में काफी बड़ी मदद मिली। इसका एक और सबसे बड़ा जो साधन हुआ कि व्हेनेवर गवर्नमेंट वांटेड टू इंटरवीन इन द इकोनॉमी बाय वे ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर्स इन अ पर्टिकुलर अकाउंट, तो गवर्नमेंट इंस्टेंटली उसको कर पाई। यानी करीबन 9.4 करोड़ किसानों को गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई आज हमें इनको सबको पैसा पहुंचाना है, एट द सेम क्लिक ऑफ अ बटन, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है वह बहुत ही स्पीडियली भी इसको फैसिलिटेट करती है। तो जब भी आप इस स्कीम के बारे में लिखें, तो जो लीकेजेस रोके हैं उसके साथ में ये भी कहें कि स्पीड इसने बढ़ाई है, गवर्नमेंट को टोटल कंट्रोल दिया है कि व्हेनेवर दे वांटेड टू ओपन अ टैप, दे जस्ट क्लिक्ड अ बटन और वो मनी वहां पर ट्रांसफर हो गई। इसका सीधा फायदा हमें जो है कोरोना के दौरान मिला, जब
बहुत सारे लोगों के रोज़गार छिने या वो घर पर बैठे और गवर्नमेंट ने जो है महिलाओं के नाम या फिर जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज़ थे, उनके नाम सीधा पैसा भेजा। वो पैसे ने इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाई। यानी अगर हम ₹2000 भी देखें प्रति मतलब 4 महीने की किस्त को या ₹6000 भी देखें साल के, 9.4 करोड़ किसानों को अगर 18,000 करोड़ रुपीस का बेनिफिट मिल रहा है, तो 18,500 करोड़ का जो इकोनॉमी को डिमांड का फ़ायदा होगा, वो चाहे सीड में हो, चाहे बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, कहीं पर कुछ भी कर रहा हो वो। लेकिन वो इकोनॉमी में तो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। तो डीबीटी स्कीम को आप इस तरीके से सोचें। यह एक फाइनेंशियल एड है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दी जाती है, जो कि मैंने बताया 3 जो हैं इंस्टॉलमेंट इसकी ₹2000 की होती हैं। अब जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, तो देखिए, ये जो स्कीम है इसकी डेट ऑफ लॉन्च थी 24th ऑफ फरवरी 2019 और इसको जो मिनिस्ट्री गवर्न कर रही है, वह है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। करीबन-करीबन हमारे यहाँ पर जो हैं वो थोड़ा कैटेगरी आप ये भी जान लीजिए, जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास खुद की इतनी सारी लैंड है कि वो न तो उसको खुद टिलिंग करते हैं, उसको टिलिंग करवाने के लिए जो है उनके पास अन्य फार्मर्स या फिर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जो उनकी भूमि को टिल करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही। लेकिन जो स्मॉल और मीडियम मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी इवन अगर हम लैंड होल्डिंग्स के बारे में बात करें, जो 2 हेक्टेयर के नीचे भी है, अब आप उस 2 हेक्टेयर में उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, एग्रीकल्चर की समस्याओं को थोड़ा-सा आपके लिए जानना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे भारत में एग्रीकल्चर की जो दिक्कतें हैं, वह इरिगेशन से रिलेटेड हैं। सीड की ट्रेडिशनल मेथड्स और उसमें ज़्यादा मॉडर्नाइज़ेशन न होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह है। हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइज़ेशन उतना नहीं हो पाया, इसके लिए जो है हम मैन्युअली जो इंटरवीन करते हैं, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर की समस्याएँ हैं। लेकिन लैंड का टूटना यानी फ्रैक्चराइज़ेशन ऑफ लैंड, जिसकी वजह से किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है, तो ये ज़मीन जो है वो एक बड़ी अमाउंट में लार्जर जो प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो सीड की क्वालिटी के हों, बेटर थ्रेशर्स या फिर अन्य मैकेनाइज्ड के कृषि के हों, वो नहीं किए जा सकते क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, हमारे किसान जो हैं वो अभी भी करीबन 42% किसान रेन फेड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। यानी अगर मानसून की रेन हो गई या कोई अन्य रेन हो गई, तो ठीक है फसल अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज़ दिक्कत है। तो किस हमारी कृषि की ये सबसे बड़ी समस्याएँ हैं। फिर बाद में वो कृषि की समस्याएँ जो कि ग्लोबली तौर पर भी देखी जाती हैं, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से लंबे समय तक ड्रॉट पड़ना या कई बार लंबे समय तक जो है पाला ही पड़ जाना या कई बार अतिवृष्टि इतनी हो जाना, बारिश की कारण जो है वो समस्याएँ बड़ी उत्पन्न होती हैं। तो एग्रीकल्चर इस तरीके से दिक्कतों को फेस करता है। इसलिए इस प्रकार के जो इंटरवेंशंस होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि में या फिर जो फसल बीमा योजना के तहत जो आने वाला पैसा है, वह किसानों की इनकम सपोर्ट काफ़ी प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अब इस समय ये नीति से कार्य कर रही हैं कि किसानों की जो आय है, उसको कैसे दोगुना बनाया जाए। यानी उनकी स्पेंडिंग और उनकी जो इनकम है, उसमें जो भी डिफरेंस होता है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। अब ये बढ़ाया कैसे जाएगा? या तो आप कॉस्ट को कम करो या उनकी इनकम को बढ़ाओ। तो दोनों तरह से प्रयास चल रहे हैं। कॉस्ट कम करने के लिए क्या चल रहा है? यानी कॉस्ट कम करेंगे, तो हम उनको जो है बेटर क्वालिटी सीड सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाएँ। फर्टिलाइज़र्स हों, उनके जो भी इनपुट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में क्यों ना हो, उनको जो पानी मिलता है, यानी उसके चार्जेज़ हम घटाएँ। तभी तो जाकर के जो है उनकी लागत कम होगी और उनकी इनकम यानी वो जो भी उनको प्राप्त होता है, अपने प्रोड्यूस को सेल होने के बाद में, उसका पैसा उनको सही मिले। देखिए, ये बातें आपको काफ़ी अच्छी लग सकती हैं। ये लग सकता है कि इसमें नया क्या है? लेकिन एक ही समय में बिना किसी लाग लपेट के बिना इधर-उधर देखे अगर इतने पॉइंट याद आ रहे हैं, तब मतलब आप समझना कि यू कैन आंसर इन अ प्रेशर सिचुएशन जहाँ पर आप इधर मेंस लिख रहे हों या फिर इंटरव्यू लिख रहे हों। इसमें गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि है, उसमें ये भी गवर्नमेंट ने जो है कंडीशंस नहीं लगा रखी कि इस पैसे को यहाँ पर ही आपको खर्च करना पड़ेगा। ये पैसा खर्च करने की जो एक सीधी चीज़ है ना, वो काफ़ी जो है वो किसानों को हेल्प करती हैं, जहाँ पर क्रॉप की हेल्थ, फार्म की प्रोडक्टिविटी, मशीनरी इत्यादि को भी खरीदने के लिए जो है ये किसान इसका उपयोग करते हैं।
अब जब हम बात करते हैं कि एलिजिबल कौन है इसके लिए, तो स्कीम जो है वो लैंड ओनिंग फार्मर्स के लिए और इत्यादि के लिए जो है एक तरह से इसका ज़रूरत फ़ील करी गई। मीडियम और किसान जो हैं, उनके लिए जो है इस प्रकार की स्कीम जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो है उसमें फैमिली की भी डेफ़िनिशन दी गई है, जहाँ पर फार्मर की फैमिली में हस्बैंड, वाइफ़ और उसके कोई भी माइनर जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको दिया गया है। तो ये प्रकार की स्कीम को आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तरीके से ऐसे समझना चाहिए। राइट टू वॉक ऑन अ डेजिग्नेटेड पाथवे। जो भी फुटपाथ होते हैं, वहां पर पेडेस्ट्रियंस जो भी घूमते हैं, उनके वॉकिंग को अब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट करार दिया है। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से लीजिए। जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई, मतलब किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसको ऐसे बेसिक राइट चाहिए जो अगर नहीं है तो ही कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। और वो ही राइट अगर आपके उस तरीके से सिक्योर किए जाएँ, जहाँ पर वो राइट जो कि इनको सिक्योर कर रहा है वो भी फंडामेंटल राइट बन जाए, तो आप समझिए हाउ मच बिग द प्रोटेक्शन इज़। इसलिए दीज लॉज विच आर फंडामेंटल टू द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड आर गवर्न द वेरी वेरी लीस्ट वे, यानी जिसको कहते हैं ना कि गवर्न उनको किया जा रहा है, उसको एक तरह से बहुत ही लीस्ट मैनर में समझा जाए कि भैया इसके नीचे तो कुछ नहीं जा सकता। तो उनकी प्रोटेक्शन जो है आपको इस तरीके से मिलती है। आर्टिकल 32 में जो हमने रिमेडीज का राइट दिया है वह इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है कि अगर आपके 12 से लेकर के 35 में जो राइट्स हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं और उनमें अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वहां से आपको रिमेडी मिलेगी रिट्स के थ्रू। तो जब हम बात करते हैं इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो एक चीज जो है वो सबसे बड़ी कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वह बेसिकली एक 5 साल के बच्चे की फुटपाथ पर वॉक करने का एक मामला था, उसकी मौत जो है उससे हुई थी, उसके बारे में जो है वो ये डिसीजन आया है। कहा गया कि आर्टिकल 19(1) डी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 21 हमें ये गारंटी देता है कि एक तो हमें मूवमेंट में फ्रीडम हो और दूसरा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल जो है लिबर्टी होनी चाहिए। तो पेडेस्ट्रियन जो हैं, ये भी सरकार को कहा गया कि आप इस प्रकार की या तो पॉलिसी बनाएँ या कानून बनाएँ, जहाँ पर रोड भी बनती हैं, तो उसके अलोंग पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक करने के एरियाज़ भी हों। क्योंकि गाड़ियाँ या पहिए तो बाद में आए, लेकिन इंसान उससे पहले आ चुका था या उसका चलना जो था, वो गाड़ियों ने नहीं सिखाया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको एक डिग्निफाइड लाइफ़ देने में। दूसरा, उसकी फिज़िकल जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने में। थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो आर्टिकल 19 जो है हमें केवल सिटिज़न्स को प्राप्त है। इसमें फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है। दूसरा, आर्टिकल 19 1 बी कहता है कि पीसफुली विदाउट आर्म्स आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं। तीसरा दिया गया है कि आप एसोसिएशंस फ़ॉर्म कर सकते हैं या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ़ॉर्म कर सकते हैं। 19 1 डी ये कहता है कि आप भारत की जो टेरिटरी है, उसमें आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। 19 ई ये कहता है कि आप भारत की टेरिटरी में किसी भी पार्ट में रेज़ाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। और 19 1 जी ये कहता है कि आप कोई भी प्रोफ़ेशन या कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिज़नेस कंडक्ट कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि वी डू नॉट नीड टू सीक एनी परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी इफ वी आर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। We don't have to seek prior information if an area is not designated as a aggravated area। वहाँ पर जो है हम बिना किसी अथॉरिटी के मतलब परमिशन के जा सकते हैं, हमें उनसे प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। आर्टिकल 19(2) हालांकि इसमें कई प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिनके ग्राउंड्स जो हैं वो सॉवरेनिटी या हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी है, हमारे कंट्री का सिक्योरिटी है, इसी तरीके से हमारे कंट्री के जो फॉरेन स्टेट्स से रिलेशन है, उसके फॉर्मेट में है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी। ये जो हैं वो बनाते हैं कि भैया अगर आर्टिकल 19 में किसी को भी, चूँकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं की जा सकती। तो जो रेस्ट्रिक्शंस लागू की जाती हैं, इन क्लॉज़ेज़ के अंडर में लागू की जाती हैं।
तो ये जो डिसीजन आया है बेसिकली ये है किसी भी यानी तीनों मतलब सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स को कहा गया है, एग्जीक्यूटिव को, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम की हो, चाहे उसमें म्युनिसिपैलिटीज आती हों, यानी जो कि लोकल लेवल पर गवर्नेंस होती है। दूसरा इसमें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि यू नीड टू frame a policy, frame a particular law in which there are mandatory provisions for pedestrians who are walking on the road। क्योंकि अगर देश की 1.5 लाख के आसपास जो सड़क हादसों में मौत होती है, उसमें करीबन-करीबन 20% जो मौतें होती हैं, यानी हर 5 में से 1 वो रास्ते चलते ये जो पेडेस्ट्रियन है ना, उनकी वाहनों की टक्कर आने के कारण होती है। अगर उसको बचाना है, तो दे नीडेड टू बी गिवन अ पर्टिकुलर स्पेस ऑन व्हिच दे कैन ऑक्यूपाई द स्पेस व्हिच दे कैन यूज टू वॉक। अब हमने देखा होगा कई सारी जगह है पर या तो रोड के किनारे फुटपाथ नहीं होते हैं तो वो वॉकेबल नहीं होते हैं, गंदगी वगैरह होती है या कोई ड्रेन में जो है वो खुले रहते हैं या किसी के द्वारा उनको एनकरेज किया हुआ रहता है। तो अगर वो एनकरेज किया हुआ रहता है, अतिक्रमण उसका है, तो फिर भैया कोई कैसे वॉक करेगा? तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीइंग मेड श्योर दैट जो भी इस प्रकार की प्रोविजंस हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स का स्वरूप दिया जाए। और आपको पता है, अगर फंडामेंटल राइट में ये तब्दील कर दिया गया है, तो इसका सीधा जो फ़ायदा होने वाला है, वो ये होगा कि भैया अगर कोई भी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका वायलेशन करेगी, तो कोई भी सिटीज़न जो हैं, वो रिमेडी माँग सकेगा आर्टिकल 32 के तहत। और अगर ऐसा माँगा जाता है, तो फिर ग्रेटर लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंश्योर होगी। तो हमें जो है इसको मल्टीपल एंगल्स पर समझना चाहिए। आर्टिकल 21 आप जानते हैं, आर्टिकल 19 1 से लेकर के मैंने आपको 2 ये दोनों के प्रोविजंस बताए। इसी तरीके से व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ अलोंग द रोड्स, ये भी क्यों ज़रूरी है। अब बात एक ऐसी प्रैक्टिस की जो कि सोसाइटी में चलती आ रही थी, कई जगह उसका एक्सप्लॉइटेशन भी दिखा, कई जगह पर जो है उसका वो फॉर्मेट भी सामने आया जहाँ पर माता-पिता के जो है संतान नहीं होने की वजह से उन्होंने कहीं से सहायता ली एंड दे बिकेम फादर और पेरेंट्स। अब इस सिचुएशन में जो है कई प्रकार के चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं। तो जो सबसे पहले नई बात करी गई है उसको थोड़ा जान लेते हैं। क्या किया गया है? देखिए, सरकार ने अब सरोगेसी जो है उसके ऊपर और शिकंजा कसा है, क्योंकि कई सारे लोग जो थे वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। समस्या ये थी कि भई हैदराबाद या सिकंदराबाद जैसे हैं, वहाँ पर कई सारे गिरोह पकड़े गए, जो कि 2-4 लाख रुपए में सरोगेसी मतलब करवा करके करीबन जो है 30 लाख रुपए तक में बच्चे को बेचते थे। फॉरेन क्लाइंट्स के आपने इल प्रैक्टिसेज़ आपने समझी होंगी, पहले आपने सुना होगा। कई जगह पर तो इवन ये भी हुआ कि जो स्पर्म्स होते थे, उनको डोनर से विदेश से लाया गया, वहाँ से फिर उनकी यहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी करवाई गई और फिर बाद में जो है वो बच्चे जन्मे, उनको वापस से विदेश भेजा गया डेस्पाइट अ बैन ऑन दिस एक्टिविटी। इवन कई जगह है पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जाती थी, स्पेशली गर्ल्स की, उनको जो है नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल सरोगेसी के लिए किया जाता था। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस प्रकार के जो सरगना हैं, यानी वो एक जो गैंग है और उनके एक लीडर के तौर पर ये लोग जो हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब किया क्या जाएगा? 2015 में जो रेगुलेशन आए, 2021 में जो रेगुलेशन आए, उसमें अब चेंज करके अब उन रेगुलेशन में जो है इसका रजिस्ट्रेशन और इसको कैसे चलाया जाए, तो उसके नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब ये व्यवस्था सेंट्रलाइज़्ड होगी, यानी एक ही जगह से जो है वो सारी चीज़ें चलने के बारे में बात कही है, जहाँ पर पहले मल्टीपल जो हैं वो आवेदन करने पड़ते थे। अब नेशनल पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और अब जो है इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी। तो एक तरह से पहले क्या होता था कि एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में किसी भी जो मतलब इस प्रकार के जो लोग होते थे उनका ट्रांसफर कर देते थे और वह भी चिकित्सा सुविधा के नाम पर अब वो प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में जो सरोगेसी है वह बेसिकली इसलिए भी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि विदेशों में आने वाला जो खर्च है वह भारत की बजाय करीबन 8-9 गुना होता है। भारत में ये काम 7 से 15 लाख के बीच में जो है हो जाता है। देश में करीबन 700 के आसपास सरोगेसी के जो क्लिनिक्स हैं, वो अभी रजिस्टर्ड हैं और अगर बात करें तो 1200 से ज़्यादा जो हैं और आवेदन हमारे यहाँ पर आए, जिसमें अभी तक जो हैं, वो उनको पूरी तरीके से जो है वो आवेदन नहीं स्वीकार किए गए।
नया जो नियम बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि इनके जो सरोगेसी के क्लिनिक हैं, वो कैसे चल रहे हैं? उनका रिन्यूअल कैसा होता है? जो मामले आते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि नहीं? कोई डिफ़ॉल्टर है, तो उसको किस प्रकार से चिह्नित करके हम ब्लैक लिस्ट करें? इसी तरीके से जो भी गर्भाधान वगैरह जो रेशियो है बच्चों के जन्म क्या हो रहे हैं, वहाँ का स्टाफ, उनका निरीक्षण, इन सबको जो है वो एक चरणबद्ध तौर पे लाया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कमर्शियल सरोगेसी है, यानी एक तरह से जो चीज़ें एक मतलब इंसान जो है वो किसी दूसरे के लिए मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहा हो, इसको भारत में 2002 के आसपास जो है वो लीगल बनाया गया था और उसमें कई सारे जो फॉरेनर्स थे इंक्लूडिंग इवन इंडिविजुअल लोग भी या फिर सेम सेक्स जो कपल होते हैं वो भी, तो ये जो है वो सरोगेसी इसके तहत उन्होंने भारत में डिज़ायर करी और जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज़ ऑफ दिस प्रैक्टिस वाज़ न्यू, it was not banned in India, and because of the expenses were close to 1 by 8 whatever they used to incur in their own country, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी की काफ़ी डिमांड बढ़ी, लेकिन उसकी वजह से जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी की वीमेन्स थी, या तो उनका हैरासमेंट होने लगा या फिर कई बार जो हैं वो बच्चियाँ जिनको मतलब ट्रैफ़िकिंग करके ले जाया जाता था, माइनर गर्ल्स होती थीं और कई बार तो ये भी देखा गया कि जिन सरोगेसी मतलब जिनके लिए वो कर रही थीं, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस आए बच्चों में, मान लो किसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ और उसके बच्चे को फिर कोई सँभालने वाला या स्वीकार करने वाला नहीं रहा, तो फिर अब वो किसके पास जाए? तो उस मदर की जिसने उसको जन्म दिया है, उसकी जो है वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी, जबकि वो किसी जो है वो पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ऐसा कर रही थी। तो कमर्शियल सरोगेसी की ये दिक्कतें जो हैं वो समाज के सामने आने लगी, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में फॉरेन क्लाइंट्स को इसके लिए एक्सक्लूड किया और सरोगेसी को जो है कई सारे कारणों से उन्होंने उसके ऊपर जो है वो रोक लगाने का प्रयत्न किया। हालाँकि कमर्शियल सरोगेसी अभी भी लीगल बनी रही। इसी के साथ 2016 में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है वो लाई गई। ये है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो 2020 में हटाए गए। यानी ऐसा जिसमें कहीं भी हम बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए एक तरह से कहते हैं ना कि किसी की सहायता के लिए अगर ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो उसको अडॉप्ट किया गया। अब ये जो प्रैक्टिस है उसमें इस प्रकार के चेंजेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी है। 2021 में भी जो है इसके जो रेगुलेशंस आए, यानी ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कि कोई भी वीमन जो है वो उसके चाइल्ड को बेयर करती है, किसी भी सिंगल वुमन के लिए, सिंगल मैन के लिए, और वह जो है मदर, उनको सरोगेट कहा जाता है। यानी ये जो सरोगेसी होती है, उसमें किसी भी कपल की चाइल्ड या कोई भी इंडिविजुअल उसकी चाइल्ड जो रखने की डिज़ायर होती है, उसको फुलफ़िल किया जाता है। 2 तरीके की सरोगेसी मैंने आपको बताया, एक तो गेस्टेशनल सरोगेसी होती है और एक ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में एक कोई भी सरोगेट मदर जो हैं, उनको आर्टिफ़िशियली इंसेमिनेट किया जाता है। कोई भी इंटेंडेड उनके फादर होते हैं या कोई भी इस प्रकार के डोनर होते हैं तो। तो सरोगेट मदर जो हैं, वो अपना एग प्रोवाइड करती हैं और फिर जो है उनका इस प्रकार से ट्रेडिशनल होता है। गेस्टेशनल सरोगेसी में बेसिकली कोई भी एम्ब्रियो जो है वह एग और स्पर्म को यूज करके क्रिएट किया जाता है और वह पहले इंटेंडेड जो कपल होते हैं यानी जो माता पिता बनना चाहते हैं उनके द्वारा जो है वो एम्ब्रियो क्रिएट होता है और फिर वो सरोगेट जो मदर होती हैं ऑपरेशनलाइज उनको करके उनकी यूट्रस में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी इस प्रैक्टिस में जेनेटिक अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का लिंक नहीं रहता उस चाइल्ड का उस सरोगेट मदर के साथ में। तो आपको ये सरोगेसी के दोनों प्रकार समझने चाहिए। अगर आपसे मान लो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें हम वहाँ पर वर्णन कर पाएँ। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में उस सरोगेट मदर को कोई भी उसकी सर्विसेज़ के लिए पे नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट उसके मेडिकल एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस के। कमर्शियल सरोगेसी में उसको जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल के ऊपर या अन्य खर्चों के ऊपर, उसके ऊपर भी जो है उनको मेहनताना के तौर पर वो पैसा दिया जाता है। रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, कोलंबिया, ईरान और कई सारे जो अन्य कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी भी जो है वो परमिट की गई है। फ्रांस, स्वीडन, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, ये जो हैं कंट्री वहाँ पर किसी भी प्रकार की सरोगेसी के ऊपर पूर्णतया बैन है। भारत में एक तरह से मिडल पाथ लगाया गया है जहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी, चाहे वो फॉरेनर्स के द्वारा हो, चाहे हमारे लिए हो, उसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। और हमारे यहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनके लिए अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी यानी विदाउट एनी पेमेंट ये जो है परमिशन दी गई है।
तो आपको इनके चीज़ें पता होना चाहिए, क्या-क्या प्रोविज़न्स लाए गए हैं, क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया जिस हिसाब से कि मान लो कोई भी बच्चा जो जन्मता था, उसको कोई भी डिसेबिलिटीज़ थी, कोई भी लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशंस थी या कोई भी इनक्योरेबल इलनेस हुआ करती थी, तो फिर उनको उस समय सँभालने वाला कोई नहीं होता था। तो सरोगेसी वैसे भी आपको देखना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसको हमेशा जो है कोर्ट्स में एक तरह से जो अपन ने उन्होंने बैन लगाया, उसको उन्होंने वहाँ पर डिफेंड किया, कहा कि सरोगेसी बेसिकली किसी भी मतलब स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, तो आप इसको फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते। तो हम जो हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इसलिए लगाई जा रही है बिकॉज़ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द वुमन हू इज़ गिविंग हर यूटेरस टू बी यूटिलाइज्ड टू बिकम मदर फॉर समबडी एल्स। तो एक तरह से ये बैलेंस्ड जो हैं वो हमने सरोगेसी रेगुलेशंस के तहत परमिसिबिलिटी या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमने किए थे। कहा गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जो लीगली मैरिड मैन हैं 26 से लेकर के 55 साल में, या वीमेन जो कि 25 से लेकर के 50 साल में, या कोई भी विडो या डिवोर्सी जो कि 35 से लेकर 45 साल में, वो ही सरोगेसी जो है वो डिमांड कर सकती हैं, और उनके जो हैं किसी प्रकार के बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड या और कोई सरोगेट चाइल्ड नहीं होना चाहिए। सरोगेट मदर के लिए भी इसमें क्राइटेरिया पेश किया गया, जिसमें सरोगेट जो हैं वो क्लोज़ रिलेटिव होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, और उनके खुद के भी कम से कम 1 संतान हो, 25 से लेकर के 35 साल की उम्र हो, और वो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार जो है वो सरोगेसी कंडक्ट करवा सकती हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न एक तरह से ऐसे समझिए कि सोसाइटी की ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर माल प्रैक्टिसेज़ या इस प्रकार के कई सारे जो हैं वो ब्लैक में एक्टिविटीज़ मतलब क्रिएट हो जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए ये प्रकार के कार्य किए गए हैं। तो सरोगेसी को आप इस तरीके से समझिए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। कोई अगर कमेंट करना हो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताना हो तो वो बताइए। आपको अगर चाहिए कि इसमें ये सुधार किए जा सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।